ओके, सो अब तक हमने रेनबो का जो प्रोज था, जो कहानी था, वो हम पूरा फिनिश कर चुके हैं। पूरा ट्रांसलेशन हो चुका है। अब हम पोएट्री सेक्शन में हैं और पोएट्री का भी 3 चैप्टर ऑलरेडी ट्रांसलेशन कर दिया गया है लाइन बाय लाइन। और आज मैं चौथे लेसन जो पोएट्री का सेक्शन है रेनबो का 12th का, उसका ट्रांसलेशन करने जा रहा हूँ लाइन बाय लाइन। एक बार लाइन बाय लाइन करने के बाद क्या होता है कि आपको हर एक चीज का सही जानकारी मिल जाता है। इसमें केवल काफी लोग को देखा हूँ जो केवल डेट ऑफ बर्थ और पोएट का नाम बता के फिनिश कर देते हैं, उससे ठीक है, जहां तक एग्जाम में है सभी आता है, लेकिन पूरी डीप जानकारी होना बहुत जरूरी है। आज हम पढ़ते हैं जिस इस कविता का नाम है ओड टू ऑटम, जो कि जॉन किट्स ने लिखा हुआ है। राइट। और जॉन किट के टाइम पीरियड के बारे में पता कर लेते हैं। हालांकि बहुत छोटा लाइफ था इनका, बहुत कम साल तक जिया इन्होंने। 1775 से लेकर 1821 95 से लेकर सॉरी 1795 से लेकर 1821 तक का इनका जीवन काल रहा। यही पीरियड था इनका लाइफ का, करीब 26 और ऐसा ही कुछ टाइम, 26 साल तक जिए। वन ऑफ द ग्रेटेस्ट ऑफ इंग्लिश रोमांटिक पोएट, बताया जाता है कि वह सबसे महान रोमांटिक कवियों में से एक थे। ठीक है, रोमांटिक का हिंदी करने का जरूरी नहीं मेरे हिसाब से। वो सबसे महान रोमांटिक कवियों में से एक थे। और भी कवि थे लेकिन उसमें से भी एक थे, बहुत ग्रेट थे। वॉज बोर्न एट मूनफील्ड, लंदन। उनके जन्म लंदन की एक मूनफील्ड जगह नामक जगह पे हुआ था। He studied at Clark's School at Shield. उन्होंने पढ़ाई कहाँ करा? उन्होंने क्लार्क स्कूल एट फील्ड में पढ़ाई किया। उसका स्कूल को दिखा दें एक बार आपको हम। राइट। ये स्कूल है जहाँ पर उन्होंने पढ़ाई करा, क्लार्क्स स्कूल एट एनफील्ड, यहाँ से उन्होंने पढ़ाई करा था। वाज सॉरी इनफील्ड डीपली इंटरेस्टेड इन क्रिकेट एंड बॉक्सिंग। उनका जो इंटरेस्ट था वो ज्यादातर, राइट, उनका इंटरेस्ट था क्रिकेट में। क्रिकेट हम सबको पता है, आज के डेट में बताने की जरूरी नहीं है, बट थोड़ा दिखा देना चाहता हूँ पहले क्रिकेट लोग कैसे खेला करते थे, किसी तरह जुगाड़बाजी करके लकड़ी का बैट और बॉल। आप लोग में से भी काफी लोगों ने शायद ऐसा खेला होगा। उनका जो इंटरेस्ट था वो था क्रिकेट में और बॉक्सिंग में। उन क्या कहते हैं, उनका जो डीपली इंटरेस्टेड थे, उनका जो ज्यादा मन लगा करता था, वो था क्रिकेट और बॉक्सिंग। He grew into a voracious reader, especially of Greek mythology. राइट, क्या बताया जाता है कि वह विशेष रूप से ग्रीक पौराणिक कथाओं से एक विशाल पाठक के रूप में विकसित हुए। इसका मतलब ये है कि वो जो पढ़ाई लिखाई करा, वो ग्रीक की पौराणिक कथाओं को पढ़ा और वहीं से इनकी जिंदगी की शुरुआत हुई। उनमें से इनका डेवलपमेंट हुआ, वहीं से इनकी आइडिया आई हर एक चीज का। राइट। ही इवन स्टार्टेड अ ट्रांसलेशन ऑफ वर्जिल्स आइनेड। इसका मतलब यह है कि उन्होंने उसके अलावा उन्होंने क्या किया, वर्जिन एज क्या है ये समझना जरूरी है। राइट है, वर्जिल्स एनेड्स। वर्जिल एनेड का मतलब यह है कि एनेड एक लैटिन एपिक पोएम है, रिटन फ्रॉम अबाउट 13 टू 19 बीसी बाय रोमन पोएट वर्जिल। ये जो एनीड है, यह एक संग्रह है, किसका है, महाकाव्य कविता है। और किसके द्वारा लिखा गया है, एक रोमन का पोएट है, रोमन देश का पोएट है जिनका नाम है वर्जिल। उनके द्वारा ये पोयम लिखा गया है, महासंग्रह है जिसका नाम है एनीड। तो यहाँ कहा जा रहा है कि उन्होंने जो वर्जिल का एनीड था, जो इन्होंने महाकाव्य लिखा था वर्जिल्स ने, उसका भी इन्होंने ट्रांसलेशन करना शुरू कर दिया था। His ambition to become a poet was fired by his first acquaintance with a Spender's Fairies Queen। इस चीज को ध्यान से समझना है आपको।
इस लाइन को, राइट। हो सकता है इसमें से एक नंबर का आए। स्पेंसर फेरी क्वीन। स्पेंसर फेरी क्वीन क्या है? यह एक फेरी क्वीन है जो कि इंग्लिश एपिक पोयम है, राइट। ये जो फेरी क्वीन है जो इंग्लिश का महाकाव्य है, इंग्लिश का एपिक पोयम है, जो कि एडमंड स्पेंसर के द्वारा लिखा गया है। इसको पब्लिश किया गया था 1950 में। ये स्पेंसर ने, लेखक हैं, फेरी क्वीन नामक का एक एपिक पोयम, इंग्लिश में एपिक मतलब महाकाव्य, कविता का रचना करा था, लिखा था, उसको प्रकाशित किया गया था 1590 में। तो यहाँ बताया जाता है कि इनका जो जॉन कीट है, राइट, जॉन कीट का महत्वाकांक्षा और लालसा कविता लिखने का जब बढ़ा, जब मन में फायर हुआ, जब ये जागृत हुई, कविता लिखने के लिए मन में आग लगी, राइट, एम्बिशन टू बिकम अ पोएट वाज फायर्ड, इनके मन में आग लगी लिखने का। कब? जब फर्स्ट टाइम ये परिचित हुए, उन्होंने जाना स्पेंसर का फेरी क्वीन महाकाव्य के बारे में। सो इन्होंने जब इसको पढ़ा, इससे परिचित हुए, तब इनके मन में भी जिज्ञासा हुई कि मुझे भी कविता लिखना है, और ये इनको पोएट बनने का मन में जो आग लगी, अभिलाषा हुई, वो यहीं से शुरू हुई। हिज फर्स्ट पोएम, उनका जो पहला कविता था, फर्स्ट पोएम, राइट, वो क्या था? लाइन्स इन इमिटेशन। पहला कविता लिखा लाइन इन इमिटेशन ऑफ स्पेंसर, इनका पहला था। वाज पब्लिश्ड इन 1814, जिसको कि पब्लिश किया गया, प्रकाशित किया गया 1814 में। इस फर्स्ट वॉल्यूम, इस कविता का जो पहला वॉल्यूम था, पहला चरण था, ऑफ द पोएट्री इंटाइटल पोएम, जो कि पोएम के नाम से इंटाइटल हुआ, वाज पब्लिश्ड इन 1817। और ये जो पहला वॉल्यूम इसका छपा, फाइनलाइज करने के बाद, वो छपा 1817 में। हिज पोएम इंडाइमियन, उनकी पोएम इंडाइमियन के बारे में कहा जा रहा है, वाज वेल अप्रिशिएटेड बाय वर्ड्सवर्थ। इस लेटर को ध्यान से समझना आप लोग, वर्ड्सवर्थ, राइट। अप्रिशिएटेड मतलब होता है सराहना किया। इनकी जो एक पोएम थी एंडीमियन, इसको सराहना किया गया, किसके द्वारा? वर्ड्सवर्थ के द्वारा। वर्ड्सवर्थ कौन थे? ये थे विलियम वर्ड्सवर्थ, जो कि एक इंग्लिश रोमांटिक पोएट थे, बहुत फेमस इंग्लिश रोमांटिक पोएट थे, बहुत फेमस थे। उन्होंने इनकी इस कविता को सराहना किया, अप्रिशिएट किया, बड़ाई करी। इट वाज पब्लिश्ड इन 1880, जो कि 1818 में पब्लिश हुआ। हिज ओड्स, ओड्स का मतलब होता है लिरिक पोएम, राइट। तो आप पोएम समझ के चलो। हिज पोएम ऑन इंडोलेंस, ऑन अ ग्रेशियन अर्ड, टू साइक, टू अ नाइटिंगेल, ऑन मेलैंकोली एंड ओड टू ऑटम। बताया जाता है कि इनकी जो कविताएं हैं, जो लिखा है इन्होंने, मेड हिम अ ग्रेट रोमांटिक पोएट ऑफ इंग्लिश लिटरेचर। इन कविताओं ने इनकी जिंदगी चेंज कर दी। इन कविताओं ने इनका इन कविताओं से इनकी सराहना हुई, और इन कविताओं ने इनको रोमांटिक पोएट के रूप में इंग्लिश साहित्य में नाम कमाया। इन कविताओं से इन्होंने नाम कमाया, महान बने, महानतम बने रोमांटिक पोएट के जगत में, रोमांटिक पोएट इंग्लिश साहित्य के क्षेत्र में। So did Lamia and Hyperion, और वैसा ही परफॉर्मेंस रहा लेमिया एंड हाइपेरियन का, जैसा ये सब का था। He died of tuberculosis। ट्यूबरकुलोसिस पता है सबको, हम शॉर्ट में टीबी जानते हैं, जो पहले अभी भी होता है, टीबी रोग को बता रहे हैं। इन्होंने किससे मरे? इनका मौत हुआ टीबी रोग से 1821 में, एट द एज ऑफ 26। तो 26 के एज में ही ये मर चुके थे। बट विद इन हिज शॉर्ट स्पैन ऑफ लाइफ ही वॉज स्टेबल टू अचीव ग्रेटनेस, राइट। बताया जाता है कि इसी शॉर्ट टाइम में इनको बहुत बड़ा महानतम हासिल हुआ, बहुत बड़ा कारगर इन्होंने काम।
राइट, 26 साल के एज में गुजर गए, यानी कि उनकी मृत्यु हो गई टीबी के कारण 1821 में। और इसी छोटे से जिंदगी में, छोटी सी लाइफ में ये एबल थे, ये सक्षम थे अपने अचीवमेंट को महानतम रूप तक पहुंचाने में। तो ये इन्होंने 26 साल के एज में ही ये सारे कुछ लिखा था। His poems and letters have depth beneath their beauty and reflect his awareness of the pains and suffering of life। बताया जाता है कि उनकी कविताएं और लिखावट में उनकी सुंदरता की गहराई को बताती है, उनकी सुंदरता की गहराई है, राइट। और जीवन के दर्द और पीड़ा के बारे में उनका जागरूकता का प्रदर्शन करता है उनके लिए, राइट। टू हिम a thing of beauty is a joy forever and beauty is trust beauty, right। ये बताते हैं कि उनके लिए सुंदरता हमेशा के लिए एक खुशी है और सुंदरता ही सच्चाई है और सच्चाई ही सुंदरता है। इन द पोएम ओड टू ऑटम, ये जो पोएम है ओड टू ऑटम जो हम देख रहे हैं शीर्षक इसका, Keats describes the beauty of characteristics, a spirit of autumns in a series of memorable pictures exhibiting the प्रिंसिपल ऑफ ब्यूटी इन नेचर, राइट। ये बताते हैं कि जो कविता है जो इसको लिखा है, यह क्या करता है, शरद ऋतु की सुंदरता, विशेषता और भावनाओं का एक यादगार तस्वीर की श्रृंखला में वर्णन करता है और प्रकृति में सौंदर्य के सिद्धांतों को प्रदर्शन भी करता है, राइट। सो ये थी इनके बारे में, मेरे हिसाब से समझ चुके होंगे आप। एक रोमांटिक कवि थे, कहीं क्वेश्चन में आ जाए कि रोम कीथ कौन सा कवि थे, इसमें दो चार दे देंगे, तो उसमें आपको रोमांटिक कवि का ही फिलअप करना है। और ऐसा भी आ सकता है कि ऐसा कौन सा कवि थे जो 26 ईयर के एज में ही मृत्यु हो गई थी या टीबी से मृत्यु हो गई थी, राइट। तो उसमें आप लिख सकते हैं जॉन कीट्स का नाम, राइट। अब हम आगे बढ़ते हैं और आगे जो कविता का है उसका हम सारांश देखते हैं, राइट। Season of mists and mellow fruitfulness, close blossom friend of the maturing sun, conspiring with him how to load and bless with fruit the vines that round the hedge, eaves run to bend with apple the moss cottage trees, and fill all fruits with ripeness to the core, to swell the gourd and thumb and a plum, the hazel shells with a sweet kernel, to sell budding, to set budding more and still more little flowers for the bees until they think warm days will never cease, for summer had overbrimmed their clamming sail, राइट। यहाँ पे इस कविता में, कविता के प्रथम स्टांजा में कवि ये कहता है कि जो ऑटम कोहरब और फलों के पकने का ऋतु है, राइट, जो मौसम है, इस मौसम के दरमियान, इस मौसम के टाइम पे और इसके अंतरंग मित्र सूर्य के सहयोग के रिजल्ट से फल पकने लगते हैं। यह सूर्य के साथ अंगूर की लताओं को प्रसन्न करने एवं उनके अंगूर के गुच्छों से लादने के लिए षड्यंत्र रचता है।
यह अंगूर की लताएं झोपड़ी की फूस वाली छत का मतलब समझते होंगे आप, झोपड़ी पट्टी होता है जो पुआल वगैरह से बनता है और फुसपास से बनता है। फुस वाली छत के पोतली के साथ बढ़ती है। सेब के पेड़ जो झोपड़ियों के निकट रहते हैं और काइयों से ढके रहते हैं, सेब से इतने लद जाते हैं कि वे जो सेब के पेड़ हैं उनके यानी कि सेबों के भार से नीचे झुक जाते हैं। सूर्य की गर्मी इस ऋतु के फलों को पूरी तरह से पका देती है। कोहड़ा, कद्दू अपने अधिकतम आकार को ग्रहण कर लेता है। हैजल के फल मीठे गुद्दे से भर जाते हैं। विलंबित ग्रीष्म पुष्प अभी भी खिलने की अवस्था में है। मधुमक्खियां इन फूलों की मधुरता का पान करती हैं। मधुमक्खियां अनुभव करती हुई प्रतीत होती हैं कि ग्रीष्म की सुहानी गर्मी कभी न थमने वाली है, क्योंकि फूलों के नाम एवं चिपकदार प्याले मधु से शराबोर होते हैं। वाह क्या कविता है। नेक्स्ट, who hath no seen thee oft amid thy store? Sometimes whoever seeks abroad may find thee sitting careless on a granary floor, thy hair soft, lifted by the windowing wind, or on half-ripped furrow shout sound asleep, drowsed with a fume of poppies, while thy hook aspire the next swath and all its twinned flowers. And sometimes like a gleaner thou dost heap a steady thy laden head across a brook, or by a cider press with patient look thou watchest the last oozing hours by hours, right। यहाँ कहते हैं इस कविता के दूसरे जो स्टांजा है, दूसरे स्टांजा में कवि के अनुसार सर्वप्रथम मानवीय कृत आउटम सबों को अनाज ओसाने वाली के रूप में अपने अनाज के ढेर के निकट दिखाई पड़ती है। जो कोई उसे जहां तहां खोजते हैं उसे अपने अनाज के गोदाम के निकट बैठे हुए पाते हैं, जहां उसकी जुल्फ हवा से बिखर रही होती है। दूसरे में बोलते हैं, दूसरा, वह फसल काटने वाली के रूप में अफीम के पौधे जो फसल के मध्य उग जाते हैं को गंध के द्वारा निद्रालु हो क्यारी के ऊपर गहरी निद्रा में हाथ में ढीले ढंग से हसुआ को पकड़कर सोती हुई दिखाई पड़ती है। परिणाम स्वरूप फसल का शेष भाग कहीं कट पाता है, नहीं कट पाता है। तीसरा, वह कवि के द्वारा फसल कटाई के उपरांत खेत में गिरे शेष फसल के अंश को जमा करने वाली के रूप में सिर पर दिन भर में जमा किए गए फलों को लेकर संतुलित हो अस्थिर ढंग से सोते को पाकर घर जाते हुए चित्रित की गई है। अंत में वह सेव से मदिरा निर्माण करने वाली के रूप में अपने सेव से मदिरा निर्माण करने वाली मशीन पर काम करते हुए एवं सेव को पेरने यानी उससे जूस निकालने के क्रम में सेव के रस को बूंद बूंद कर गिराते हुए देखते नजर आती है, राइट। There are the songs of a spring, I, where are they? Think not of them, thou hast thy music too. While bared clouds bloom the soft dying day, and touch the stubble plains with rosy hue, then in a wealthful shore the small gnats mourn among the river swallow borne aloft, or sinking at the light wind lives or die.
and full-grown lambs loud bleat from hilly board. Hedge crickets sing, and now with treble soft the red-breast whistle from a garden croft, and gathering swallows twitter in the sky. Right. यहाँ कवि जो है तीसरे और आखिरी स्टांजा के थ्रू, पैराग्राफ के थ्रू, राइट, तीसरे आखिरी स्टांजा में प्रथम पंक्ति में हम लोग कवि को ऑटम के दरमियान वसंत के विशिष्ट संगीत की अनुपस्थिति का अनुभव करते हुए देखते हैं, परंतु शीघ्र ही उसकी उदासी यह जानकर सोचकर कि ऑटम के दुख का संगीत भी होता है, दूर हो जाती है। यह संगीत तब सुनाई पड़ती है जब ऑटम के अस्तरित बादल अपनी दूर गोधूली बेला, यानी ऑटम में जो गोधूली बेला अपेक्षाकृत बड़ी होती है, को प्रदीप्त करते हैं और खूंटीदार खेतों जो ऑटम के खेत में फसल की कटाई के कारण, कटाई के बाद रह जाती है, जो फसल की जड़ें बची रह जाती है, को गुलाबी रंगों से स्पर्श करते हैं। इस समय डांस, कुटकी, पिशुओं की शोकपूर्ण आवाजें सुनाई पड़ती हैं, मानो वे किसी दुखद घटना पर शोक प्रकट कर रहे हों। वे इस क्रम में कभी आकाश के ऊपर जाते हैं, कभी धरती की सतह पर आते हैं। जब वे हवा के बहाव के साथ ऊपर जाते हैं, उनकी आवाजें उत्तरोत्तर जोरदार होती जाती हैं, और जब वे नदी के किनारे जल की सतह के बहुत करीब होते हैं, तो उनकी आवाजें मध्यम हो जाती है। इसके अलावा ऊंचे भूभाग से युवा मेमनों के मिमियाने की आवाज, टीठों के बोलने की ध्वनि, बाग के बड़े से रॉबिन पक्षी के चहचहाने के मीठे उच्च स्वर एवं बड़ी संख्या में आकाश में शरद से पलायन हेतु जमा अबाबील पक्षियों के कोलाहल की आवाजें भी सुनाई पड़ती है। राइट, तो मेरे हिसाब से इस समझ में आ गई होगी आप लोग को। कविताएं होती हैं थोड़ा सा उल्टा पलटा, बट इसका सेंस कुछ और होता है और लिखावट कुछ और होता है। इसके अलावा आप लोग कुछ भी हेल्प चाहिए, मदद चाहिए, आप लिखें, आप कमेंट करें। आपको जो लाइन समझ में ना आए, जो मीनिंग नहीं आए, और भी किसी तरह की चीजें आप पूछ सकते हैं। राइट, और आप लोग यदि इंग्लिश बोलना सीखना है तो भी आप ग्रुप कोर्स ज्वाइन कर सकते हैं। जैसे मैं हाई लेवल की इंग्लिश पढ़ाता हूँ, बट एक ग्रुप क्लास पढ़ा सकता हूँ, और ग्रामर का भी क्लास सोच रहा हूँ स्टार्ट करने के लिए। थैंक यू।